नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 यानी एमपी टेट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस कड़ी में आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वो है आज 14 मार्च को होने वाली परीक्षा के प्रश्न सहित हल। तो आज हम चलें प्रश्नों पर अपने। उसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जितने वीडियो जिसके पहले हमने अपलोड किया है सारे प्लेलिस्ट में हैं, उसको आप देखें और जो अपलोड किए जा रहे हैं उसे भी रोज़ देखें और नोट्स बनाएं और एग्जामिनेशन के पहले नोट्स को पढ़ें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए चलते हैं अपने सीधे प्रश्नों पे। चरित्र एवं मूल्य को प्रभावित करने वाला तत्व, ऐसा तत्व जो चरित्र को प्रभावित करता है और व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करता है, वो है विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय निश्चित रूप से बच्चे के चरित्र को और बच्चे के मूल्य को प्रभावित करता है। जैसा विद्यालय होगा वैसा बच्चे का चरित्र होगा, वैसे बच्चे का मूल्य होगा। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है उनका मन स्कूल जाने का नहीं करता है। अगर लैंगिक भेदभाव जिस स्कूल में होगा, जिस विद्यालय में होगा, बच्चे बच्चियों में भेद होगा, वहाँ पर बच्चियों का मन स्कूल जाने का नहीं करता है, अगर वहाँ उन्हें दूसरे दृष्टि से देखा जाएगा तो। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकें यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। एक शिक्षक अधिगम की गति को अपनी कक्षा में कैसे तेज कर सकता है? वह है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए। जो बाहर की दुनिया है उसके उदाहरणों को जो शिक्षक अपनी कक्षा में प्रस्तुत करता है उदाहरण के रूप में, उनकी कक्षा जीवित और अथवा सजीव कक्षा रहती है। और जो ऐसा करने की भूल करते हैं, जो किताबी कीड़ा बने रहते हैं, बाहर के उदाहरण, बाहरी दुनिया की, वास्तविक दुनिया के उदाहरण प्रस्तुत करके नहीं समझाते हैं, तो उनकी जो कक्षा होती है वो निर्जीव हो जाती है। अगला है, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बालक की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बालक के अनुकूल विद्यालय का वातावरण हो। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशन, इंक्लूजन। यानी समावेशी शिक्षा क्या है? किसका इंक्लूजन? यानी हर तरह के बच्चे, हर तरह के बच्चे का तात्पर्य दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे, पिछड़े बच्चे, सभी एक ही कक्षा में हों। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? तो अमूर्त विषय के बारे में बच्चा पूर्व किशोरावस्था में सोचना प्रारंभ कर देता है। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ कर देता है? पूर्व किशोरावस्था में। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। अगर हम बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, और नहीं तो अगर हम दूसरी भाषा में पढ़ाते हैं तो वो कृत्रिम कक्षा जैसे फील होगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो वह 90%। बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताया है किसने? तो वो है पियाजे ने बताया है। इसको कई बार हमने अपनी कक्षा, अपने एनालिसिस में, अपने लेक्चर में हमने बताया है इसको। आगे देखिए, बाल विकास के ही और प्रश्न हम लगातार करते हैं। बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है तो यह है समाज मिति। समाज मिति।
अगर मान लीजिए समाज मिति नहीं है तो फिर प्रश्नावली अगर है तो आप प्रश्नावली फिर करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। बालक के व्यक्तित्वमापन की सबसे वस्तुनिष्ठ विधि, अच्छा रिपीट हो गया है, सॉरी, समाज मित विधि था। अगला है, थांडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। कल भी हमने बताया था कि मैकडूगल ने कहा था कि शुरू में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, फिर मन का अध्ययन किया जाने लगा, फिर चेतना का दर्शन, और आज मानव व्यवहार को अपनाए हुए है मनोविज्ञान। तो आज मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? जब बच्चे ज़्यादा खिलौना खेलते हैं वो है पूर्व बाल्यावस्था में। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वो है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आगे है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? तो वो है निगमन विधि। और विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी उदाहरणों से नियम की ओर तो वह है आगमन विधि। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे ध्वनियों के साथ अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं तो किस अवस्था में? संवेदी प्रेरक अवस्था में। ध्वनियों के साथ माने शब्द नहीं निकलता है, सार्थक शब्द, ध्वनियों के माध्यम से बच्चे अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज में। NEP किस वर्ष शुरू हुई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो NEP जो है 1991 में। 1991 में राममूर्ति समिति बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, और फिर उसके बाद उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और उस नीति को फॉलो नहीं किया था, नहीं माना गया था बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने। और बाद में जनार्दन रेड्डी की समिति में 1992 में एक अलग समिति गठित कर दी थी और उसने फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को मान्यता दी थी। अगला है, मूल शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा के समर्थक अगर पूछा जाता है तो गांधी जी हैं। और बेसिक शिक्षा जो वर्धा शिक्षा योजना से संबंध रखती है, तो वर्धा में एक मीटिंग बुलाई गई थी, महाराष्ट्र में है वर्धा। इसमें जो वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई थी उसकी समीक्षा के लिए जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में, सॉरी राष्ट्रपति नहीं थे, वो शिक्षाविद थे ही वो, और उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था उसकी समीक्षा के लिए। 1937 की बात हो रही है, सॉरी राष्ट्रपति की उस समय नहीं थे। 1937 में ये अच्छे शिक्षाविद थे और उनको एक तो कब अगर गांधी जी के स्थान पर गांधी जी अगर नहीं हैं और जाकिर हुसैन आता है तो उसमें भी आप टिक कर सकते हैं, वो भी समर्थक थे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका किस प्रकार है? तो वो है अनुदेशनात्मक। सामाजिक विज्ञान में अनुदेशनात्मक शिक्षण होता है, सूचना दिया जाता है। अनुदेशन का मीन्स इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन मीन्स सूचना देना। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका किस प्रकार है? तो वो है अनुदेशनात्मक। अब है पर्यावरण के कुछ प्रश्न हैं। तो पर्यावरण के जो प्रश्न हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण? तो ये लघुत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। प्राइमरी उपभोक्ता है, शाकाहारी जो है वो प्राइमरी उपभोक्ता है। जीव बने होते हैं तो वो DNA के बने होते हैं। टैनिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो चाय में पाया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है।
निम्न में अदिश राशि है, विद्युत धारा, वेग, त्वरण और बल। इसमें अदिश राशि है विद्युत धारा। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो वह टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में होती है 30 से 40। जब मनुष्य साधारण बातचीत करता है उस समय जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। अब हम पर्यावरण के कुछ और प्रश्न लेकर चलते हैं। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए अधिगम, और शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए? बच्चा, बालक। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर अथवा अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, जो भी विकल्प में लिखा हो। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो वह है केचुआ। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु। देखिए, हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरे पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो है मैग्नीशियम। ओजोन परत का ह्रास किस जगह सर्वाधिक हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत जो है उस पर सबसे ज़्यादा ओजोन परत में छिद्र पाए गए हैं। द्रव्यमान कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है द्रव्यमान। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ हुआ तो 1960 में। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह की बात अगर आए, कृत्रिम उपग्रह, ये ध्यान रहिए, कृत्रिम उपग्रह तो कौन सा है? इनसेट 2A। और संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्ठी अगर पूछा जाता है तो वो है अप्सरा। संपूर्ण एशिया की, भारत नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्ठी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों, यहीं पे हमारे आज की श्रृंखला समाप्त होती है प्रश्नों की। तो आज जो प्रश्न थे वो 14 मार्च को पूछे गए प्रश्न थे। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को आप रोज़ देखें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम अपने वीडियोज़ को अपलोड करें अपने चैनल पे, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे तत्काल देख सकें, उसका लाभ ले सकें, अपने मित्रों को भी उसका लाभ दे सकें, शेयर कर सकें, लाइक कर सकें। इसी के साथ धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।